गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो हाँ जी, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अगला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान की मूल संरचना। मूल संरचना, मूल संरचना बोले या ढांचा बोले, ऐसे हिंदी में इसका नाम है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जब मैंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था। तो जो कुछ उससे मिलता जुलता है उससे थोड़ा सा मैं स्पीड चलूँगा, अगर कुछ नया है तो उससे मैं डिटेल बताऊंगा। पर बहुत सारी बातें आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो एक चीज़ और, जैसे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने पढ़ाया था, स्टार्टिंग में कितने लोगों को लगा होगा कि छोटी टॉपिक है, छोटा चैप्टर है। जब आपने पूरा देखा तो पता चल गया कितना छोटा है।
ठीक। तो ऐसे ही अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर रायन में पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी बुक में जो पढ़ते हैं तो बुक में दिखता क्या है, छोटा चैप्टर है शायद, कितने आई थिंक 2-3 पेज में, 3-4 पेज का होगा ऐसे। पन्ना वाइज देखे 2 पन्ने में ही खत्म है। देखते हैं कहाँ तक खत्म होता है। ठीक, पहले बता दूं, वो तो वो आपको इतना मेरे बोलने के बाद खुद से ये फील हो गया होगा कि ये 2-3 पन्ने का में तो नहीं जाने वाला है। तो जैसे मैंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ाया था उसमें, तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट लगभग मैंने पूरे पॉलिटी के जो चैप्टर है आप मैं उसमें गया, हर चीज़ के बारे में डिटेल बताया बताया ना। ठीक, तो जो भी बताया तो ऐसा नहीं है कि उसे बताया तो ये कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं या आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, पढ़ना उसी में है, पढ़ना था, पढ़ना है भी। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो तो हर बार दिखाता हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये पढ़ाया, इससे क्वेश्चन कहाँ तक आप सॉल्व कर पाओगे। ये जो है इसमें मैं आपको बता दूं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, फिर इसमें जुडिशियल रिव्यू में पढ़ाऊंगा, फिर उसके अलावा इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इसके बारे में पढ़ाऊंगा, इसमें जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब चीज़ मैं इसमें आगे डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर में ही। देखिए, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो हर चीज का रहता है, लेकिन मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन ये सब टॉपिक से आए हुए हैं या आते हैं या आगे भी आएंगे। साथ में इसमें मैं बहुत सारे जजमेंट को डिस्कस करूंगा। जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो जजमेंट अब तक आ चुके हैं, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के स्वतंत्र होने के बाद से, वो ऐसा नहीं कोई जजमेंट मैं फालतू में आपके सामने मैं डिस्कस करने जाऊंगा। उन जजमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन आपके काम के लायक है, कौन आपको सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से मैंने दिया है। वो जजमेंट का इंपॉर्टेंस ये है कि आप खुद देखेंगे जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो वो जजमेंट को एग्जाम में लिखा जाता है मेंस में लिखने के लिए, मेंस पर्सपेक्टिव से। तो चले अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना बहुत बोल दिया, आगे चलते हैं देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मूल ढांचा, मूल संरचना, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर पहले भी हो गया डिस्कस। तो चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन है क्या कि अब अभी हम चलते हैं इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा बता दूं, मुझे बोलने में थोड़ी अभी डिफिकल्टी हल्की सी हो रही है, यहाँ थोड़ा सा अंदर कट सा गया है, थोड़ा सा चोट लगा कुछ से, मुझे टकराया तो जिसके कारण से थोड़ी सी स्वेलिंग जैसी है, जिस कारण मुझे बोलने में मतलब मुंह माउथ ओपन करने में थोड़ी सी पेनफुल जैसी हो रही है। तो आवाज़ थोड़ा डिफरेंट आएगा। कहोगे सर आपकी आवाज़ डिफरेंट है ही, क्या डिफरेंट आएगा, इतना कोई खास नहीं है आवाज़। चलो, तो ये देखें, इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, वेदर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 और नॉट। ठीक है, 368 के तहत इसके द्वारा क्या फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को, इसे बदला, चेंज किया जा सकता है या नहीं। तो इस पर जो जजमेंट जो डिफरेंट था, ऑलरेडी मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। फर्क यही है कि वो जजमेंट के बारे में जो उसका बैकग्राउंड था, क्यों वो केस आया था, मैंने वर्बली बताया था, नोट्स के फॉर्म में नहीं बताया था। यहाँ तो वर्बली के साथ साथ नोट्स के फॉर्म में मैंने रखा है। क्लियर? तो अब है अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। बहुत हद तक आपको लगेगा कि पिछले चैप्टर में डिस्कस हो चुका है, ऐसे ही है। तो एक काइंड ऑफ आपके लिए एक रिवीजन जैसा है अभी अभी जो स्टार्टिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, एक केस है हमारा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का। ये शंकरी प्रसाद ऑफ इंडिया का एक केस है। ये शंकरी प्रसाद है, ये जमींदार पर्सन थे, इनके बारे में इन्होंने कोर्ट में अपना केस फाइल किया। क्या मैटर था देखते हैं। देखिए, शंकरी प्रसाद मैं बता दूं, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, काफ़ी ज़मीन थी इनके पास। अब इंडिया इंडिपेंडेंस जब हुआ तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए,
क्यों किए गए वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया गया, जब बाद में देखा कि भाई जमीन जो है लैंडलॉर्ड के पास, जमींदारों के पास बहुत जमीन है, आज जो टेनेंट है, जो जोतदार है जमीन में जो खेती कर रहे हैं, मतलब उनके ही मतलब मजदूर हैं कहने का मतलब, जो मेन रूप से वो खेती कर रहे हैं जिनको टेनेंट कहा गया है, जमीन की जुताई करने वाले, तो वो खुद मालिक उसके है ही नहीं, वो तो खुद एक मध्यम मजदूर की तरह काम किए जा रहे हैं, और जो उनको पैसे मिलती है उनकी सैलरी जितनी होनी चाहिए उससे कम, और पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जमीन के मालिक जमींदार लोग बैठे हुए हैं ऐसे और ऐश कर रहे हैं। तो देखा गया कि एक जगह पूरा एक कुछ ही लोगों के पास बहुत सारे जमीन है, और मैक्सिमम लोग हैं जो विदाउट जमीन के हैं या बहुत कम जमीन है। तो वेलफेयर, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जो हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत हिंदी में, उसकी नज़र देखते हुए जो मैंने प्रोविजन बताया था उसका काम ही क्या, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर देखना। तो लोगों का सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि उनको ज़मीन मिले, तो इसके लिए क्या करना होगा, ज़मीन उनसे लेकर इनको गरीबों को देना होगा। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है इक्वलिटी का, इक्वलिटी मतलब कानून सबके सामने इक्वल होगा, सबके लिए एक ही कानून लाएगा, किसी कानून किसी को बड़ा छोटा में भेदभाव नहीं करेगा, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगा, कानून में तो ये है। लेकिन जब ये अगर किसी गरीबों को देना है कुछ स्पेशल प्रिविलेज, तो कानून बनाया जाएगा, तो कहा जाएगा ना कि कहाँ इक्वलिटी रहा, कि मतलब गरीब को अलग के लिए कानून बना रहे हो, अमीर के लिए अलग कानून बना रहे हो, एक कानून के द्वारा अमीरों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, उनका जमीन छीन कर गरीबों को दे रहे हो। ऐसा होता है ना कि कानून बनाकर सरकार अपना जमीन गरीबों को भी दो, अमीरों को दो एक्सप्लेनेशन, तो ऐसा कहा जाएगा ना, तो यानी कानून अलग अलग अप्लाई हो रहा है, गरीबों के लिए वो कानून फायदे का है और अमीरों के लिए घाटे का है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया तो कर दिया गया, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ी कि भाई हम ये सब चीज़ वेलफेयर वाला काम बिना कानून को थोड़ा उसमें कहने का मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे के नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यानी किसी को थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज देना ही देना होगा, तभी कुछ आगे हो सकता है, तभी किसी को नीचे वाले को उठाने के लिए कुछ अलग तरीके से बेनिफिट देना ही होगा। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक तो 9th शेड्यूल उसके जरिए बना, ठीक है। 31B जो है एक तो 31B एक्ट, फंडामेंटल राइट में जो 31B एक्ट है, फिर 31A एक्ट वो भी बनाया गया, 9th शेड्यूल का क्रिएशन हुआ। 9th शेड्यूल में बहुत सारे जो प्रोविजन बनाया है कि जो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म के लिए जो एक्ट रहेंगे, जिसको बोला गया एग्रेरियन रिफॉर्म, मतलब खेती वाले जमीनों में जो रिफॉर्म किया जाएगा, लैंड रिफॉर्म किया जाएगा, मतलब लोगों के बीच में लैंड को देने का मतलब, जिसको बोला गया लैंड रिफॉर्म। जमींदारी जो सिस्टम जो चला रहा है उसको, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए, खत्म करने के लिए जो कानून बनाए गए उसको 9th शेड्यूल में रखेंगे, और 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मतलब 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट हम डालेंगे उस पर कोर्ट उस पर सवाल जवाब नहीं करेगी, उसको कोर्ट उसको नल एंड वाइड उसको नहीं करेगी, उसको खत्म नहीं करेगी, उसको शून्य कहते हैं जिसको, नल एंड वाइड को, वो मतलब उसको उसको कहने का मतलब आपको कह सकते हैं कि उस कानून को सरकार कोर्ट नहीं बदल सकेगी। तो 9th शेड्यूल क्रिएट हुआ। ये जो एक्ट के बारे में मैंने बताया फंडामेंटल राइट में, ये सब एक्ट का क्रिएशन किया गया, ठीक। उसके अलावा आपको मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट जब बताया था तो उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें मैं अभी जाने की जरूरत नहीं बनता, लेकिन आप देखेंगे जब जो चार्ट जो था उसमें आपको मिलेगा कि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को किस किस ग्राउंड पर कर्टेल किया जा सकता है। तो कुछ ग्राउंड, 2-3 ग्राउंड थे, पीस, सिक्योरिटी, ये सब उसके आधार पर इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उस ग्राउंड पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उसमें कर्टेल किया जा सकता है उस ग्राउंड पर। वो हमारा अभी नहीं है, वो जो मैंने अमेंडमेंट पढ़ाया था वो आप जाकर देख लोगे, ये सब उसमें था। तो अब देखो सोशियो इकोनॉमिक ये वो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल के लिए प्रोविजन डाला गया कि उसमें अमेंडमेंट, उसमें जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं होगा।
अब है यहाँ आता है तो उस टाइम क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, केरला, ये सब सब अपना अपना स्टेट में, क्योंकि ये जो लैंड वाले जो इशू है ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट अपने लिए एक्ट बनाएगी। और हर कोई अपना स्टेट जैसे कि अपने लेवल पर चाहे कि हम अपने स्टेट का डेवलपमेंट करें, लोगों का वेलफेयर के लिए कुछ काम करें, जमीन को बंटवारा कर, जमीन को बांटे गरीबों के बीच में, तो अपने अपने स्टेट लेवल पर एक्ट बनता जा रहा था और सबको 9th शेड्यूल में डाला जा रहा था कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात, ऐसे ऐसे हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, साथ में फंडामेंटल राइट में एक प्रोविजन था आर्टिकल 19 में ही, जैसा अभी 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन, ये सब है। उसमें 91F में जो डिलीट हो गया है, डिलीट कर दिया गया, उसमें था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब किसी को प्रॉपर्टी अपना एक्वायर करने, एक्विजिशन करने का, होल्ड करके रखने का, मतलब एक्विजिशन मतलब खरीदने का, अपना पास रखने का, साथ में बेचने का, डिस्पोज करने का या किसी को देने का, खुद का अपना फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। और आर्टिकल 19 में मेंशन था, 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज F कहते हैं। साथ में आर्टिकल 31 में भी फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें था कि प्रोटेक्शन ऑफ, इसमें था कि उसमें एक प्रोविजन ये मेंशन था कि प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी अगेंस्ट द, मतलब अगेंस्ट द कह सकते हो आपकी, जैसे कि एक प्रोविजन मैं बताता हूँ, उसमें मेंशन था कि किसी की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट करने का प्रोविजन था। मतलब ये था कि फंडामेंटल, एक तो 19 में मेंशन हो गया फंडामेंटल राइट है ही, आर्टिकल 31 ये भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसमें ये मेंशन था कि किसी के प्रॉपर्टी को सरकार है, जो सरकार किसी की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से किसी को प्रॉपर्टी को सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है। ठीक है, उसको प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने का राइट जो है 31 में मेंशन है। किसी का प्रॉपर्टी का अगर इंफ्रिंजमेंट होता है प्रॉपर्टी के राइट का, मतलब किसी की प्रॉपर्टी को अगर सरकार लेती है, ठीक है, तो उसके जरिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपियर हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। साथ में बिना कोई कानून के बनाए हुए किसी के प्रॉपर्टी को सरकार ले नहीं सकती है। ठीक है, साथ में ये भी कुछ प्रोविजन धीरे धीरे थे ऐड हुए थे कि अगर किसी को प्रॉपर्टी को सरकार लेती है तो उसके लिए जो कंपनसेशन बनता है मार्केट वैल्यू पर, वो कंपनसेशन सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 31 में मेंशन कि किसी को प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट था। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 का पार्ट था। तो एक तरफ आदमी को अपने प्रॉपर्टी को रखने का, उसको मेंटेन करने का, खरीदने का ये भी राइट था, और सरकार किसी को प्रॉपर्टी को जबरदस्ती तरीके से ले नहीं सकती है, वो भी मेंशन था। ठीक है, अब जब ये सब जो एक्ट बनाए जा रहे थे और जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करने का प्रोविजन बनाया जा रहा था, लैंड रिफॉर्म किया जा रहा था, तो ऐसे केस में तो भाई अब ग्राउंड तो होगा कि एक तरफ आपने देखो कंट्रोवर्सी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी के जो राइट को उसको फंडामेंटल राइट भी दे दिया कि ठीक है फंडामेंटल राइट है, दूसरी तरफ उनको लेने के लिए आप एक 9th शेड्यूल बना दिए, एक्ट बनाए, डिफरेंट स्टेट अपना एक्ट बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल बनाया, उस एक्ट को उस 9th शेड्यूल में जो ऐड कर दिया, और ये कहते हैं कि 9th शेड्यूल में जो एक्ट है वो सैक्रोसैंक्ट है, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं हो गया, उसको कोई नल एंड वॉइड नहीं कर सकता। मतलब सरकार बना दी कानून कि हम जमीन आपका ले लेंगे, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं। और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है कि जमीन किसी के जमीन को सरकार ले नहीं सकती है, मतलब प्रॉपर्टी किसी को रखने का ये अपना फंडामेंटल राइट है, एक्विजिशन करने का, होल्ड करने का, डिस्पोज करने का 19 के जरिए, एंड
उसको प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का जो राइट है स्पेशल जो मेंशन है वो आर्टिकल 31 में भी मेंशन है। उसको बनाए अगर लिया जाएगा तो प्रॉपर कंपनसेशन की बात होगी और उसके लिए प्रॉपर लॉ ड्राफ्ट करोगे ये सब। तो दोनों तरफ से ऐसा था। एक तो ठीक समझ में आया ये प्रोविजन, एक तो फंडामेंटल राइट भी था, ऊपर से आपने उधर लेने के लिए लैंड जमींदारी सिस्टम एबॉलिश करने के लिए एक्ट भी बनाया। तो ऐसे केस में जिसका जमीन लिया गया वो तो उसको तो कोई बहाना चाहिए नहीं कि हमारे लिए तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, तो कोर्ट में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे केसेस में ये शंकरी प्रसाद है जो कोर्ट में अप्रोच करते हैं। देखें, जब मैटर गया तो उस समय के जो सीजे आए थे, चीफ जस्टिस थे, वो थे हरिलाल जे कनिया। इतना याद रखना, हरिलाल जे कनिया से जे की सुंदर से उतना जानने की जरूरत नहीं है। हरिलाल जे कनिया इंडिया के फर्स्ट चीफ सीजीआई रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब से ये 26 जनवरी से जो सीजीआई बने, इससे पहले भी ये चीफ जस्टिस थे, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ना कहला के क्या कहलाता था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट कहलाता था। तो 1935 एक्ट के बाद जो है जो फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ना, देखा मैंने बताया था उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था। तो 1-2 साल पहले से ये ऑलरेडी सीजीआई थे और अब है जो अब ये जो मतलब फेडरल कोर्ट के थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट के नाम बदल गया और ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे कनिया रहे। इनके भतीजे भी इंडिया के बाद में जज मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बने। बाद में जब जजमेंट आएगा तो याद रखना जो हरिलाल जे कनिया है उनका भी कनिया के नाम से टाइटल रहेगा। कनिया, बिहार में कनिया किसको बोलते हैं पता है ना? ठीक है, इसमें हंसने की बात ऐसा नहीं है कि इनका नाम ऐसा क्या है, तो है ऐसा। तो मैंने ऐसे याद करने के लिए बताया, आपको याद रहेगा। कनिया मीन्स किसको बोला जाता है? ब्राइड को बोला जाता है, कनिया दुल्हा ऐसे। तो कनिया लड़की जो होती है, जो मैरिड जिसकी शादी होने वाली है, दुल्हन को कनिया बोला जाता है वहाँ। बाकी ऑल ओवर इंडिया में दुल्हन बोला जाता है या ब्राइड बोला जाता है, इंग्लिश में ब्राइड हो गई। तो देखिए इसका बैकग्राउंड क्या था जो मैंने बताया। देखो, इशू रिवॉल्व अराउंड द लॉ विच कटेल द राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है 31 में मेंशन और 19 में भी मेंशन था। इस प्रॉपर्टी को कम किया जा रहा था, कटेल किया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था। अब देखो जो बताया टू एबोलिश जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करने के लिए दैट एग्जिस्टेड थ्रू आउट द इंडिया में, पूरा तो हर जगह पूरे इंडिया में था ही। तो कुछ स्टेट जैसे ये तो स्टार्ट शुरू किया यूपी बिहार वाले स्टेट, मध्य प्रदेश ने, बाकी सारे स्टेट धीरे धीरे ने ये सब एक्ट बनाना अपना शुरू किया। एंड दिस लॉ देखिए, दिस लॉ एम टू रीडिस्ट्रीब्यूट वास्ट लैंड होल्डिंग, बहुत ज्यादा जमीन होल्ड किए हुए थे। कौन? हेल्ड बाय वेल्दी जमींदार, जो अमीर जमींदार थे। जमींदार तो अमीर ही थे, उसमें भी से और भी बड़े जमींदार जो जिनके पास बहुत सारा क्वांटिटी में लैंड जो होल्ड कर रखे थे। तो था कि ये लैंड को क्या करना था, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें? वहीं के लोकल लोगों में, जो वहीं के जो मजदूर जो काम कर रहे हैं या वहीं के जो लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ऐसा नहीं कि मान ली कि अगर कोई जमीन जो है लखनऊ का है तो लखनऊ की जमीन को है जो जयपुर के लोगों को दिया जाएगा, जो लखनऊ के लोग हैं उन्हीं को दिया जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए आप देखिए, सब जमींदार फीलिंग एग्रीव्ड, कुछ जमींदार नाराज हुए, सोचे कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इस लॉ को चैलेंज किया एंड आर्ग्यूइंग दैट इट वाज इलीगल एंड वायलेटेड द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एज गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो कौन सा आर्टिकल है उससे रिलेटेड था, मैंने डिस्कस कर दिया। तो इन्होंने ये ग्राउंड दिया कि तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो मेंशन है फंडामेंटल राइट है, उसका तो क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये है, थोड़ा सा फोटो क्लियर आ रहा है, नहीं थोड़ा ब्लर ही फोटो अवेलेबल था। ये है हरिलाल जे कनिया। देखो, तो ये है अमीर दी लीगल प्रोसीडिंग यूनियन पार्लियामेंट सॉट टू पुट एन इन टू ऑल द लॉसूट बाय इंट्रोड्यूसिंग ए बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इतने सारे जो है पहले ही मतलब ये एक्ट आ गया, स्टेट ने एक्ट लाया, लैंड रिफॉर्म करना शुरू किया, तो सब लोग कोर्ट में अप्रोच करना शुरू किया। सिविल कोर्ट में पहले जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, कई जगह पिटीशन ऐसे जा रही थी।
तो सरकार को लगा है कि ये जाएगा तो वहां जाएगा तो ये तो हम तो ऐसे ही हार जाएंगे। तो इसके लिए जो है अमेंडमेंट करते हैं, 9 शेड्यूल बनाएंगे, 9 शेड्यूल बना के एक्ट इसमें घुसाएंगे और ये हम ग्राउंड देंगे कि हम इसमें ये डाले हैं और इसके और लोगों के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। तो इसके आधार पर इसका तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसकी प्रायोरिटी उससे कहीं ज्यादा हो गई, ये सैक्रोसैंक्ट हो गया, ठीक है। और सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट को किसी को हम कम कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं लोगों को वेलफेयर को देखते हुए, और किसी पार्टिकुलर पर्सन का, किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल का अगर फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो भी हमारा बनाया हुआ कानून वो नल एंड वाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका मेन पर्पस है लोगों का भलाई करना, लोगों का वेलफेयर करना। तो इसके लिए अमेंडमेंट करना था, तो ताकि हम कोर्ट में मैटर जाए तो हम हारे नहीं। तो ऐसे करने के लिए तो आगे देखिए क्या हुआ। आफ्टर अंडरगोइंग वेरियस मॉडिफिकेशन द बिल वाज पास्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। रिक्वायर्ड मेजोरिटी के साथ अपना पार्लियामेंट में पास करवा दिया गया, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैक्सिमम स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जो मेजोरिटी भी थी पार्लियामेंट में कांग्रेस का ही मेजोरिटी था, तो आराम से पास हुआ, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। अब देखें, द अमेंडमेंट एक्ट वैलिडेटेड जमींदारी एबॉलिशन लॉ एंड प्लेस्ड लिमिटेशन ऑन द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। कैसे लिमिटेशन रखा वो आगे देखें, चर्चा होगा। एंड न्यू आर्टिकल जो मैंने बताया 31A 31B एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑथराइज द चैलेंज, मतलब कि इसलिए डाला गया कि इसको चैलेंज ना किया जा सकता। अब 31 क्या है, 31B क्या है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ मैं नोट्स के फॉर्म में रख दिया है, लेकिन 31A में बताया था एक्विजिशन ऑफ स्टेट, मतलब कुछ जमीन जागीरदार संपत्ति को सरकार एक्विजिशन करेगी, तो किस केस में है जो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा और किसको नल एंड वाइड नहीं किया जा सकता। 31A में ये था। 31B जो क्या है, जैसे एक्विजिशन ई स्टेट में अभी डिस्कस करूंगा, जैसे कि सरकार है जो किसी का प्रॉपर्टी ले ले, किसी जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन मतलब निगम जिसको बोलते हैं निगम बोलते हैं, जैसे कि LIC हो गया, एक तरह से कॉरपोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो दो कॉरपोरेशन को मर्ज किया जा रहा है, या उनके डायरेक्टर, इनका शेयर होल्डर के कुछ राइट को लेकर सरकार खुद ले रही है, तो ये सब कानून। साथ में माइनिंग लीज प्रोवाइड किया गया है किसी को, माइनिंग लीज पर चाहे तो सरकार पूरा पर अपना कब्जा कर ले, या कुछ पोर्शन पर कब्जा कर अपना अधिकार रखे, सरकार रखे, ठीक है। एक तो ये, तो ऐसे ऐसे कुछ प्रोविजन पर अगर सरकार खुद एक्वायर करती है तो ऐसे केस को नल एंड वाइड नहीं कहा जाएगा, और ऐसे केस को इम्प्लीमेंट करने में किसी का फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट हो तो उसको नल एंड वाइड नहीं किया जा सकता है। ऐसा था 31 में एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट। ऐसा साथ में बार बार डिफरेंट पीरियड में आया, अमेंडमेंट होते गए। बाद में देखोगे, मैंने अमेंडमेंट में पढ़ाया भी था कि ये भी सिस्टम जोड़ा गया कि अगर किसी का लैंड अपने सीलिंग में अपना जितना लिमिट होना चाहिए, कि सरकार ने डिसाइड कर रखा है कि हर आदमी मैक्सिमम एक आदमी 5 एकड़ से ज़मीन नहीं रख सकता, तो जो पर्सनल लिमिटेशन में ज़मीन है उसके बाद जो सीलिंग रखा गया है उतना में ही है, और उस ज़मीन को सरकार फिर भी एक्वायर करती है, किसी का लेती है, क्योंकि सरकार को कहीं से रोड पास करना है, और आपके पास मान ली 5 एकड़ जमीन है, उसमें से आपका 2 एकड़ जमीन रोड वाला रास्ते में आ रहा है, सरकार को तो रोड बनानी है, तो आपका 2 एकड़ लेती है, तो मार्केट के रेट से जो कंपनसेशन होगा आपको प्रोवाइड करेगी। देखिए ये नहीं है कि आप इस ग्राउंड पर चले जाओ कि सीलिंग तो 5 एकड़ का है, तो मैं 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है तो सरकार ले नहीं सकती, ले सकती है। ये बार बार बाद में धीरे धीरे प्रोविजन बाद में ऐड हुए, समझ आए। तो ये 31 है, अभी मैं दिखाऊंगा। 31B क्या था, इसमें 9 शेड्यूल को 31B के जरिए 9 शेड्यूल बनाया गया। 9 शेड्यूल में एक्ट डाले गए और कहा गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, समझ गए। तो ये सब डालने का पर्पस हुआ कि सरकार का कंट्रोल उन जमीन पर ज्यादा हुआ, सब प्रॉपर्टी पर सरकार का कंट्रोल बढ़ा। और ये पर्पस सरकार का क्या था, अल्टीमेटली पर्पस था वेलफेयर करना, ठीक है, लोगों का भलाई करना, समाज का भलाई करना, लोगों के लेवल को ऊपर बढ़ाना ओवरऑल, ठीक है। अब देखें यहां तक ये अमेंडमेंट करके ये एक्ट जोड़ दिए गए, 9 शेड्यूल भी जोड़ दिया गया। ये सब हुए कौन से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब है
यहां देखो, ये वर्बली जो अभी बताया, पहले ही बताया, अब ये बता दिया है। तो देखो, मैं पहले भी बोलता हूँ, जो जो चीज मैं आपको पढ़ाऊं बताऊं, इमिडिएटली पढ़ो, सुनो, एंड बुक जाकर खोलो और पढ़ो। आप इंतजार मत करो कि जब मैं फंडामेंटल राइट आऊंगा तभी आप पढ़ोगे। उतना बार मैं बोल क्यों रहा हूं? अल्टीमेट पर्पस है कि आपको जितना सुन लिया, जितना पढ़ लिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। आप कोई भी किताब खोलोगे, जो यूनिवर्सल बुक पढ़ते हो, आराम से पढ़ो, उसको समझ में आएगा। और ये अपने आप में पढ़ लिए, समझ लिए, तो चैप्टर खत्म हुआ। तो मेरे लिए आपको इंतजार नहीं करना है कि जब चैप्टर ये नोट्स के फॉर्म में जब मैं पढ़ाऊंगा तो ही आप पढ़ोगे। अदरवाइज मेरे इतने भूखने का क्या मतलब, इतना कोऑर्डिनेट करके सारे सब्जेक्ट को जोड़कर बताने का मतलब ये है ताकि आपको, मैंने उतना आपको उस लायक बनाया है आपको। और जितना मैं बताया है, जितना मैंने बताया है, पढ़ाया है, बोला है, बुक में भी जाओगे तो वो सब चीज आपको बिल्कुल मिलेगी मिलेगी। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना हो तो मैं बताता हूं। अब देखें, आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, जो थोड़ा अब नोट्स के फॉर्म में है। आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट सर्टेन लॉज रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को अधिग्रहण करने का जो है, संपत्ति को सरकार जो लेगी उसके लिए जो लॉ है, फ्रॉम बीइंग चैलेंज इन कोर्ट, कोर्ट में उसको चुनौती ना दिया जा सके, चैलेंज ना किया जा सके, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। किस आधार पर? कि आर्टिकल 14 एंड 19 के आधार पर। क्यों? 14 के आधार पर क्या हुआ कि इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कहने का मतलब, कानून के सामने ना कोई बड़ा ना छोटा, ठीक, कानून किसी में भेदभाव नहीं करेगा, एक ही कानून सबके लिए अप्लीकेबल होगा, इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल कानून लाएगा, अनइक्वल के लिए अनइक्वल कानून हो सकता है। ये तो आर्टिकल 14 के जरिए ये है कि कानून का समझ सब बराबर है, कानून का समझ कोई बड़ा छोटा नहीं है, कानून सबके लिए यूनिवर्सल एक ही अप्लीकेबल होगा। एंड 19, तो ये ग्राउंड दोगे ना कि कानून बनाया तो ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, हमारी चीज लेकर किसी और को दे रहे हो, तो कहाँ इक्वलिटी रहा? हमें भी कुछ दो ना, लेकिन हमसे तो सिर्फ ले रहे हो आप। आर्टिकल 19 में जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो बताया कि प्रॉपर्टी में 19(1)(f) में कि एक्विजिशन करने का, होल्ड करने का, डिस्पोज करने का, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का आदमी को, मतलब इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट है, सिटीजन ऑफ इंडिया को, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन 14-15, नॉन सिटीजन नहीं, सिटीजन को ये फंडामेंटल राइट है। आपको पता है ना कि कौन कौन सा राइट सिर्फ सिटीजन के लिए है? बताया है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ओनली अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट द नॉन सिटीजन, उनके लिए नहीं, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो फंडामेंटल राइट है। तो 19 में प्रॉपर्टी वाला राइट हो गया, और फ्रीडम टू प्रोफेस ऑक्यूपेशन, तो वो बोलेंगे कि हमारा ऑक्यूपेशन है जब खेती करना, खेती करवाना, तो इसको भी आप ले रहे हो, तो कहाँ हमारा राइट रहा? तो हमारे फंडामेंटल राइट को आप इन्फ्रिंज कर रहे हो, कटेल कर रहे हो। तो ये सब ग्राउंड बहाना मार के लोग कोर्ट ना पहुंचे, इसलिए ये सब जोड़ा गया। और इसमें क्या मेंशन किया गया, देखिए, इट्स सेफगार्ड लॉज कंसर्निंग दो, तो ये किस लॉ को बचाता है? जो ऐसे ऐसे काम करने के लिए हम जो कोई कानून बनाते हैं, तो ऐसे कानून को कोर्ट में 14 और 19 का वायलेशन हो रहा है ये बोलकर चिल्ला चिल्ला कर आप कोर्ट में अप्रोच नहीं करोगे। अब ये किस ग्राउंड पर ऐसे ऐसे के लिए, क्या कौन सा ग्राउंड के लिए कानून बनेगा? इसके लिए एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट। ई स्टेट का मतलब होता है क्या? मेनली संपत्ति, जमीन से ही मतलब है। इसको जागीर, इमाम, मुआफी, जनमत राइट, मतलब और जानो, जमीन को डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वर्डिंग जोड़ा बोला गया है, जमीन को ही बोला गया है। एक्विजिशन ऑफ स्टेट, सरकार जमीन को एक्विजिशन करती है, लेती है, ग्रहण करती है। टेकिंग ओवर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, किसी के प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को सरकार ले लेती है, किसी की कंपनी है उसका मैनेजमेंट पर सरकार अपना मैनेजमेंट, अपना कंट्रोल कर लेती है, तो ये हुआ मैनेजमेंट। अमेलगेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, तो दो निगम को जो ऐसे कॉर्पोरेशन हुए उनको मर्ज करना, सरकार मर्ज किया साथ में, या तो उनके अधिकार को खत्म भी करके सरकार पूरा अपने अंदर ले लिया, एक तो ये दिखाया। एंड मॉडिफाइंग राइट ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर ऑफ दोज कॉर्पोरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज, जिसको माइनिंग लीज मिला हुआ है उसमें मॉडिफिकेशन करके सरकार चाहे तो जब माइंस पर अपना ही कब्जा कर ले,
कोई कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो उनका अधिकार कम करके जिसको वाले किसी को बोला कि 20-20% शेयर होल्डर है, सरकार क्या करे कि सब 5 लोगों में 20-20% का शेयर होल्डिंग है, सरकार कहे कि अब तुम लोगों में 20-20% का शेयर होल्डिंग नहीं रहेगा, आपको सबको 10-10 ही रहेगा, बाकी जो शेयर होल्डिंग पर सरकार कब्जा कर ले, सरकार अपना शेयर होल्डर बन जाए। ओवरऑल संपत्ति प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड मैटर है ना। अब देखो, तो ये सब के रिगार्डिंग अगर कोई लॉ बनाया ये सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसको बनाया लॉ और इसके लिए पर्पस है, और लॉ बनने के कारण इंडिविजुअल का 14 एंड 19 का वायलेशन हो रहा था, इसको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, ठीक है। तो अब देखो, दिस इज डन टू इंश्योर दैट लॉज इम्प्लीमेंटिंग एग्रेरियन रिफॉर्म, जो मैंने पहले ही बताया, एग्रेरियन मतलब जमीन से रिलेटेड रिफॉर्म, कृषि रिफॉर्म कहो, कृषि सुधार, एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी आर नॉट डीम्ड इनवैलिड ड्यू टू पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट। उस फंडामेंटल राइट के साथ अगर इसका कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें झगड़ा मन मतलब हो रहा है एक तरह से करेंगे मतलब, तो इस ग्राउंड पर इसको नल एंड वाइड ना किया जाए। ये सब प्रोविजन 31 में बनाया गया, समझ गए। तो अगर 31 में ऐसा बना दिया गया, कोई कोर्ट में पहुंचेगा, मैं प्रॉपर्टी राइट जो मिला हुआ है, तो इस पर गवर्नमेंट क्या एक्सप्लेनेशन देगी, हमने ये बनाया है, ये सब को पर्पस के रखते हुए कोई लॉ बना रहे हैं, तो ये प्रिवेल करेगा 14 एंड 19 के जरिए। आप 14 और 19 का बहाना देकर जाओगे तो, या 31 का भी बहाना देकर रिफरेंस देकर जाओगे 31 का भी, तो उस केस में ये लॉ हमारा प्रिवेल करेगा, ये ज्यादा, इसकी डोमिनेंसी ज्यादा रहेगी, ये चलेगी, इसको नल एंड वाइड नहीं किया जा सकता, समझ गए। क्यों, ये तो मैंने अभी बताया। अब देखो, एक कंपनसेशन वाली बात है, डिफरेंट पीरियड में बाद में जोड़े गए कंपनसेशन के लिए, तो अभी जो प्रोविजन है कंपनसेशन का उस समय नहीं था। तो देखें, while article 31A protects the law, it does not mean that the state can acquire property without any compensation। मतलब 31A में तो कहा गया कि सरकार प्रॉपर्टी ले लेगी, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि ऐसे ले ले, जिसका जमीन जाएगा उसको कंपनसेशन दोगे आप। तो अब उसके लिए देखें, लॉज फॉर एक्विजिशन शुड स्टिल प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एट मार्केट वैल्यूज, जो होगा उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। When the state acquired the land held by a person under his personal cultivation, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, लिमिट के अंदर है जितना होना चाहिए, तो आपको मार्केट वैल्यू से उसको कंपनसेशन देना होगा। ये हुआ 31 में, जो अभी तक है ये 31 का प्रोविजन। तो ये कंपनसेशन वाली भले बाद में बात जुड़ी गई, लेकिन मैंने आपको यही बता दिया, शुरू में जो ये सब को इतना ही जोड़ा गया था। धीरे धीरे जो अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे, कई बार बताया अमेंडमेंट में क्या क्या जोड़े गए, और हर बार देखते हो लैंड रिफॉर्म के लिए एक्ट 9 शेड्यूल में हर बार जोड़ते गए। मैंने बताया था अमेंडमेंट वाले चैप्टर में जो चार्ट पूरा था, चार्ट को जब मैं पूरा डिस्कस कर रहा था, लगभग बहुत घंटे डिस्कस किया था, उसमें सब डिस्कस किया था। ये कंपनसेशन की बात होगी। अब देखें, उसके साथ साथ 31B 31C पर अभी डिस्कस किया जाएगा। यहाँ है कि आर्टिकल 31 इज ऑफन डिस्कस्ड अलॉन्ग विथ 31B, बी के साथ ही 31 को डिस्कस किया गया कि इसका भी कहीं ना कहीं देखोगे रिलेटेड मैटर क्या है, उसी से रिलेटेड मैटर है। एंड आर्टिकल 31C, इसका भी 31C क्या है ये भी मैं बता चुका हूं पहले, देख लो यहाँ 31C विच प्रायोरिटाइज, किसको प्रायोरिटाइज करता है, डीपीएसपी को। उसमें डीपीएसपी का कौन से प्रोविजन को, 39B एंड C बताया था। 9B एंड C प्रिवेल करेगा किसके सामने, फंडामेंटल राइट के सामने। कौन से फंडामेंटल राइट, 14 एंड 19, ठीक है। 39B एंड C क्या था, 39B था क्या था, 39B एंड C देखिए, एक में था प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ था, मतलब सरकार कोशिश करेगी किसी आदमी के पास, किसी एक ही के पास पूरा वेल्थ कंसंट्रेशन ना हो, प्रोडक्शन के जो सोर्सेस है उस पर पूरा कब्जा नहीं हो, ठीक। एक में था मेटेरियल, आगे आएगा कि लोगों के बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेस, मतलब जो रिसोर्स जो इनकम के स्रोत है, जो आय के स्रोत है, या जो प्रॉपर्टी का स्रोत है,
लोगों के बीच में सबकी भलाई के लिए इक्वल तरीके से बांटा जाए। वो 39B का पार्ट था। कई बार बोला गया है, यहाँ आगे मैं नोट्स के फॉर्म में मैंने रखा है। देखो 31B में अभी बी पर चल रहे हैं, और 31C का था। ज़्यादा कचपट नहीं हो रहा है, इतना नहीं दिमाग नहीं करना होना है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। थोड़ा सा ऐसे नोट्स के फॉर्म में आगे मैं डिस्कस करूँगा तो और क्लियर होगा। पूरा क्लियर पहले हो चुका है, ये तो बस कहने की बात है कि और क्लियर होगी। और पहले भी बताया था, आपने बुक में भी जाके पढ़ा होगा, बिल्कुल सब चीज़ क्लियर होगा। जो ये चैप्टर डायरेक्ट खोल के पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा लगेगा कि क्या बोले जा रहे हैं, कोई नहीं, उतना कुछ नहीं लगने जाना है। आगे में अभी मैं डिस्कस करने जाऊंगा। देखिए 31B, तो आर्टिकल 31B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बाय द किसके द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट में, और वैलिडेट सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन लिस्टेड इन द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में कुछ एक्ट एंड रेगुलेशन को, एक्ट अधिनियम, रेगुलेशन, विनियम, विनिमय, ऐसे बोला, विनियम बोला जाता है, विनिमय या विनिमय, छोड़ो उतना जाने की जरूरत नहीं है, अधिनियम, सॉरी अधिनियम। तो इसको 9th शेड्यूल में जोड़ा गया, मतलब 31B पार्ट में ही अंदर है एक 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में एक्ट जोड़े गए, साथ में ये कहा गया कि 31B जो है जिसमें 9th शेड्यूल है और जो एक्ट जोड़े गए, इस 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। समझ गए? फंडामेंटल राइट में 31B है, और शेड्यूल तो आपका अलग है। फर्स्ट शेड्यूल, टोटल अभी 12 शेड्यूल है, उस समय टोटल कितने शेड्यूल थे, 8 ही शेड्यूल थे। नया शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना, इसमें से 9th शेड्यूल को भी इस एक्ट में घुसा दिया गया। 31B वाले जो एक्ट है ना फंडामेंटल राइट के लिए, उसमें घुसा दिया गया और बोल दिया गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। दिस मीन्स देखे, दिस मीन्स दीज लॉज विच माइट अदरवाइज बी चैलेंज एज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोर्ट रिव्यू या जुडिशियल रिव्यू एंड डीम्ड वैलिड। इसको माना जाएगा कि वैलिड है, ठीक है, एंड इवन दे कन्फ्लिक्ट विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कुछ नहीं है इसमें। 9th शेड्यूल जो प्राइमरली इसमें कौन सा लॉ है मैंने बताया था, लैंड रिफॉर्म से एंड एग्रेरियन इशू से एंड जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने से रिलेटेड लॉ है। इट हैज ए रीट, अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट बात, इट हैज ए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों? क्योंकि जब पहले तो केस मुकदमा लोगों ने शुरू कर दिया, पहले क्या क्या सरकार ने रिफॉर्म, डिफरेंट स्टेट ने एक्ट लाकर रिफॉर्म शुरू कर दिया। रिफॉर्म शुरू हो गया, कुछ हो गया, जमीन लोगों के जाने लगे, जमींदार के, तो वो कोर्ट में पहुंचे। जब कोर्ट में पहुंचे बहुत सारे पिटीशन जाने लगे, हर में सरकार से ही केस लड़ रहे हैं। तो सरकार ने उसके बाद क्या किया, ये लाया अमेंडमेंट करके, ये 31B एक्ट लाया, 31A एक्ट लाया, ठीक है। एक्ट बोल रहा हूं मैं, क्या बोलना चाहिए इसको, आर्टिकल 31B 31C, सॉरी एक्ट में बोला, आर्टिकल 31B लाया, 31C लाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 31A एंड 30B, मतलब पार्टिकुलरली 1 एंड B पर मैं हूँ, A एंड B पर ये लाया गया, कोर्ट में पहुंच गए, फिर ये सरकार ये अमेंडमेंट करके लाई। अगर ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना लाए, कहे, मेंशन करें, तो कोर्ट में क्या बोला कि जब से ये कानून आया है उसके बाद से एप्लीकेबल होगा ना। हम तो पिटीशन कोर्ट में पहले ही लाए हैं, तो ये चीज हम पर एप्लीकेबल हम नहीं होगा हमारे केस पे, ये स्टेटमेंट दिया जाएगा। इसलिए ये एक्ट और लाकर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल लाकर, ये शेड्यूल लाकर, साथ में ये मेंशन किया कि इट हैज ए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब अभी के बाद से नहीं, पहले से ही इफेक्ट होगा, पीछे से ही इफेक्ट होगा। कब से देखें, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है तब से ही इफेक्ट रहेगा इसका। मीनिंग इट वैलिडेट्स लॉ दैट माइट हैव बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिफोर बीइंग एडेड टू द 9th शेड्यूल। मतलब 9th शेड्यूल में जो ऐड किया गया है अभी,
जो एक्ट को जो ऐड किया है, ये एक्ट वैलिड अभी से नहीं पहले से भी रहेगा, रिट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट होगा। तब वह जो ये कानून को ये रेफरेंस लेकर कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पहुंचेगी, इनके जो काउंसिल होंगे और इसका हवाला देंगे, ये इसका रेफरेंस देंगे। समझ में आ गया? तभी तो जीतेंगे ना भाई, रेफरेंस नहीं देंगे इसका तो कहां से जीतेंगे। अब देखिए आर्टिकल 31C ये है, 31A बी के बारे में बोल रहा था, 31C का था नहीं अभी तक फर्स्ट अमेंडमेंट में। ये कहाँ कब जोड़ा गया आर्टिकल 31C? इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 25th अमेंडमेंट कब हुआ? 1971 में। देखिए केशवानंदा भारती में मैंने आपको कई बार बताया था, तो कौन कौन से अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को? 24, 25 एंड 29 को चैलेंज किया गया था। 29 कुछ नहीं, लैंड रिफॉर्म, केरला के जो 2 लैंड रिफॉर्म एक्ट थे उसको 9th शेड्यूल में जोड़ा गया था। एंड 24 एंड 25 को चैलेंज किया गया था। 24 क्या था उसका भी डिस्कशन हो चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को प्रेसिडेंट को है जो कि उनको उस पर है जो कंसेंट देना ही देना है। एंड 31C जोड़ा गया था, ये देखेंगे आप। 31C जोड़ा गया था नहीं, मतलब सॉरी, साथ में ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में था कि पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ऐसे ज़्यादा पावर पार्लियामेंट ने अपने पास रखा था 24th अमेंडमेंट एक्ट में। 25 अमेंडमेंट एक्ट में क्या आया ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये क्या प्रोविजन डाले गए थे। देखो 31C किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया? 25th अमेंडमेंट एक्ट, ईयर 1971, 1971 वाला। इसमें क्या प्रोविजन है ये भी पहले डिस्कस हो चुका है। अब ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये अभी का रेफरेंस में, अभी जो इसमें क्या है देखो, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ दोनों के डिफरेंस में देखो। अभी यहाँ उस समय जो ऐड किया गया, उस समय क्या ऐड हुआ था वो मैं बता रहा हूँ, अभी के रेफरेंस बाद में बताऊंगा। उस समय जो ये एक्ट लाया गया, उस एक्ट में क्या प्रोविजन जोड़े गए थे ये देखें। 31C में क्या था? ये तो जानते हो, पहला प्रोविजन 39B एंड C को प्रायोरिटी दी गई है 14 एंड 19 के सामने। अब यहाँ 14, 19 के साथ साथ यहाँ देखें 14, 19 तो है। दूसरा प्रोविजन क्या है? दूसरा प्रोविजन था कि जो ऐसे जो कानून बनाया जाएगा इसको देखते हुए वो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसा प्रोविजन था। बाद में कैसे नल एंड वॉइड किया गया, कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया नल एंड वॉइड, इस पर जुडिशियल रिव्यू हुआ, कोर्ट में केसेस गए, सब डिस्कस हुआ, यहाँ मैं डिस्कस करूंगा। पहले ये देख लें क्या है। इट सेज दैट लॉज दैट सीक्स टू इम्प्लीमेंट, किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है? समाजवाद, सामाजिक जो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक का मतलब होता है पूरे सोसाइटी को वेलफेयर को देखते हुए, सोसाइटी को वेलफेयर, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो प्रोविजन जो होते हैं उसको सोशलिस्टिक प्रोविजन बोला जाता है, सोशलिज्म कहा गया है। मैंने शायद पहले डिस्कस किया या कभी डिस्कस करूंगा, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। हमारा कंट्री कहीं ना कहीं जो है सोशलिज्म की ओर ज़्यादा है। तो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पूरे सोसाइटी को वेलफेयर को देखते हुए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, किसमें मेंशन जो है? डीपीएसपी के किस प्रोविजन में मेंशन है? 39B एंड C में जो मेंशन है, 39B एंड C में मेंशन है। कैन नॉट बी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 14 एंड 19। मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में और किसी का 14 एंड 19 का जो प्रोविजन है उसका कंट्रावेंशन हो, उसका उल्लंघन हो, इस ग्राउंड पर इसको वाइड नहीं किया जा सकता। इस 39B C के को देखते हुए जो कानून बनाए गए हैं,
BC क्या है मैंने बोल दिया, आगे भी बताऊंगा। उसको मद्देनजर रखते हुए कोई कानून बनाए गए हैं, और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में इंडिविजुअल का, लोग का, आदमी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, और उसमें रेफरेंस क्या दिया जाए 14 और 19 का। तो ऐसे केस में इस कानून को 39B वाले C को इम्प्लीमेंट करने वाले कानून को नल एंड वाइड या वाइड नहीं कहा जाएगा। एक तो ये सेकंड प्रोविजन देखो, नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू such policy should be questioned in any court on ground that it does not give effect to such a policy। कहने का मतलब no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy, मतलब ऐसा कोई कानून जो ऐसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, तो ऐसे कानून को कोर्ट में ले जाकर इस पर कोई सवाल या क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट में इस पर जुडिशियल रिव्यू ना हो, कोर्ट में पिटीशन नहीं ले जा सकता। समझ में आ गया कि 39BC के लिए कोई कानून बनाया गया, तो ऐसे कानून को कानून के जरिए जो कानून, मतलब ये 39BC के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनाया गया है, तो क्या ये कानून के जरिए किसी का राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा, उल्लंघन हो रहा है, तो आप कोर्ट में पहुंच नहीं सकते, कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, कोर्ट में सवाल नहीं उठा सकते इसके लिए। ये था, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आगे आएगा, मैं जजमेंट बताऊंगा, तो इस प्रोविजन को नल एंड वाइड किया कि भाई जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई चीज गलत हो या सही है आप अपने आप में डिसाइड नहीं कर सकते, आदमी कोर्ट में आ सकता है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि हाँ ये सही है या नहीं है, ठीक है। और ये कानून जो आपने बनाया है वाकई में 39B के और C के जरिए उसके मद्देनजर कानून बनाया है, या उससे रिलेटेड कानून है भी या नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। समझ में आया, कोर्ट में आने का लोगों का राइट है, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगी। तो ये जो कह रहे हो कि कोर्ट पहुंचे नहीं, कोर्ट में सवाल करे ही नहीं, कि हम ये पहले बोल दे कि हम 39BC को इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाए हैं, कोर्ट नहीं जा सकते, तो इस प्रोविजन को नल एंड वाइड किया गया बाद में, ठीक है। 39B जो है ऐसी क्या है, कुछ जो बताया देखें, 39B में होता ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू बेस्ट सर्व द कॉमन गुड, या बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। इसको शॉर्ट में बोला गया, बुक में जो आपका मेंशन है मैंने वो बोला, क्योंकि इतना बड़ा याद नहीं रहेगा, लेकिन जो मैंने जो लाइन बोली वो लफ्जों पर याद रहेगा। देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेम प्रोविजन मेंशन है, जो ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स, जो भौतिक संपत्ति है उसका जो मालिकाना हक या कंट्रोल, उस पर कब्जा, मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी, जो अल्टीमेटली जो कम्युनिटी के हैं, मतलब ये समाज के हैं, आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरह से उसको बांटा जाएगा कि ये सब की अच्छाई के लिए एक काम करे। एक तो ये 39B में है। 39C क्या है, दैट ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम does not result in the concentration of wealth and the production to the common detriment। कहने का मतलब इकोनॉमिक सिस्टम जो काम चल रहा है, कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम, इस तरीके से ऐसा ना चले कि जो धन संपत्ति का जो कह सकते हो कंसंट्रेशन हो, जो जमाव हो, एंड जो उत्पादन के जो स्रोत है वो लोगों को हानि के तौर पर ना काम करे। कहने का मतलब है कि सरकार है जो कोशिश करेगी कि किसी खास वर्ग के पास, किसी खास पर्सन के पास सारा धन संपत्ति एक ही के पास ना हो, और प्रोडक्शन के जो सोर्स है ना, मीन्स है ना, वो एक ही आदमी के पास ना हो। मतलब फैक्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज
सिर्फ एक ही लोगों के पास कंसंट्रेटेड ना हो, एक ही का पूरे पर कब्जा ना हो, या कुछ ही लोगों का कब्जा ना हो, ये हो कि सबके पास हो। तो ये है, इसमें मेंशन है 39C में। शॉर्ट में बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ये याद रहेगा। अब बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उस आर्टिकल में जो मेंशन है उसको मैंने सामने यहाँ रख दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बनाया है इसमें। क्लियर? देख लो एक बार। वही है, अल्टीमेट पर्पस क्या है? धन संपत्ति को लोगों को बीच में बांटना, जमीन को लोगों को बीच में बांटना, ये है। अब तो ये हो गया, यहां मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है, जहां ब्रैकेट देखोगे वहां से शुरू हुआ था। 31A, B, C को डिस्कस किया। 31C वहां हमारे जजमेंट में आया नहीं है, वो तो बाद में आया 1971 में। 31B तक आया। अब उसमें जजमेंट क्या दिया गया, देखे ये जो जजमेंट आया आपका, हमारा जो केस चल रहा, अभी केस पर चले जाओ एक बार। देखे ये हमारा केस कहाँ गया, पहला अमेंडमेंट जो हुआ और उससे रिलेटेड जो केस था, पहला केस है आपका ये शंकरी प्रसाद वाला केस। इसमें जजमेंट कोर्ट ने क्या दिया, इतना सारा होने के बाद देखो जजमेंट में आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि जो पर्सन जिन्होंने केस किया उनको क्या मिला, बेनिफिट कुछ मिला भी या नहीं मिला। देखिए तो मैं बताऊंगा। देखिए इस जजमेंट का है, सुप्रीम कोर्ट upheld द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एंड रूल दैट, जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया उसकी जो वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, उसको माना, ठीक है, अपहेल्ड किया। एंड रूल दैट, इसमें अपना निर्देश दिया, क्या रूल मतलब शासन करना नहीं, अपना डायरेक्शन दिया, निर्देश देना या अपना फैसला दिया क्या, दैट पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड, हैड नहीं होगा, पार्लियामेंट हैज होगा, यहाँ तो मिसप्रिंट हो गिलाता है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, मतलब पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि किसी भी चीज को अमेंड कर सकती है, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट को भी। जितने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कोई भी आर्टिकल को या इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, और जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने किया है ये वैलिड है। ठीक है, एक तो ये जजमेंट दिया। दूसरा इसमें और क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन अब्राइज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब किसी भी फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है या पूरा तरीके से खत्म भी कर सकती है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, उसमें संशोधन करके। एंड सच ए लॉ विल नॉट बी वाइड अंडर आर्टिकल 13, ये जो अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस अमेंडमेंट एक्ट को एक इसको कानून नहीं माना जाएगा। पहली बात, किसके तहत कानून नहीं माना जाएगा, जो आर्टिकल 13 में 13 में जिस कानून की बात कहा गया है वो कानून नहीं समझा जाएगा इसको। अब आर्टिकल 13 में क्या क्या है, मैं यहाँ आगे में बताऊंगा, यहाँ मैं बताता हूँ। आर्टिकल 13 में ये मेंशन है कि कोई भी कानून ऐसा बनता है जो फंडामेंटल राइट को कम करता है, उसको कटौती करता है या खत्म करता है, ऐसा कानून को फंडामेंटल राइट को जो कटेल करे, एवराइज करे, उसको कानून को नल एंड वाइड माना जाएगा। यानी कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट को कम करे, कटौती करे, खत्म करे। अब यहाँ फंडामेंटल राइट को तो कम किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि इसको लॉ नहीं माना जाएगा, इस अमेंडमेंट को। कानून तो है ही, लेकिन किस पर्सपेक्टिव से कानून नहीं माना, लॉ नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 में जो लॉ टर्म यूज हुआ वो लॉ के डिफिनेशन में इसको नहीं कहा जाएगा, ये वो लॉ नहीं है। ये जो एक्ट बनाया, ये अमेंडमेंट किया गया, ये लॉ नहीं माना जाएगा। जो लॉ की चर्चा हम आर्टिकल 13 में कहते हैं, यानी ये चीज फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकता है। समझ में आ गया? तो क्या है घूम फिर के, कैसा अजीब सा एक्सप्लेनेशन है यार। मतलब इसका मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया, जो तो बनाया गया कानून, उस कानून को, उस लॉ को
आर्टिकल 13 वाला लॉ नहीं माना जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी लॉ बनाया जाता, मतलब अमेंडमेंट करके नहीं, नॉर्मल बिल पास होता जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा रहा है, उसी लॉ को कहा जाएगा कि ये आर्टिकल 13 वाला लॉ है। सिंपल तरीके से कोई कानून बना के फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकता है। ये कहने का मतलब सिंपल तरीके से जो कानून बनाएगा वो जो लॉ होगा वो आर्टिकल 13 में जो लॉ मेंशन है वो लॉ का पार्ट होगा, उस लॉ के डेफिनेशन में उसको रखा जाएगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, अल्टीमेटली जो लॉ बना, ये कानून बना, इसको 13 वाला लॉ के तहत नहीं माना जाएगा। या ये अपर लेवल का लॉ है, ये नॉर्मल लॉ नहीं है। समझ में आया? ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो देखिए, एज वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉज एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, समझ में आया? अब देखो, अब ये आया तो अब चलते हैं आर्टिकल 13 पर भी। बोल बोल के कितना बार बताया। अब जब आया है, देखो जहां स्पेशली मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे नोट्स लिख कर देने की जरूरत है तो मैंने दिया। जहां अगर लगता है कि उसमें जाने में मैं बियॉन्ड जा रहा हूं, इस चैप्टर से समझाने से बियॉन्ड, देखो चैप्टर से बियॉन्ड तो मैं जाता ही जाता हूं, बियॉन्ड क्या जाता हूं, सब लिंक है उसमें जाता हूं, लेकिन लगता है कि अभी नहीं दिया जा सकता इसके कंटेंट को नोट्स के फॉर्म में, तो नहीं देता हूं। तो यहाँ इसको देना जरूरी था क्योंकि इसमें इसका रेफरेंस आया है, तो इसलिए मैंने आर्टिकल 13 को यहाँ मेंशन कर दिया है। अब देखो आर्टिकल 13 में क्या मेंशन है। लॉ इसका हेडलाइन है, हेडिंग होता है आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट है या नहीं? फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होती है, कहां पर जाके खत्म होती है? खुद से बोल दिया करो उधर से, ऐसा नहीं मेरे बोलने का इंतजार करो, सब बोल चुका हूं। अगर आप मेरे लय के साथ लय नहीं चल पाओगे, मेरे स्पीड के साथ नहीं चल पाओगे, या सिर्फ सुनने पर विश्वास रखोगे, सुनूंगा लेक्चर पढ़ूंगा नहीं घर पर, कोई फायदा नहीं है अल्टीमेटली। तो सब डिस्कस हो चुका है, सब बता चुका हूं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट है। 12 में आपको फंडामेंटल राइट में स्टेट को डिफाइन किया गया कि हम इस फंडामेंटल राइट में जहां जहां हम स्टेट को बताएंगे और स्टेट का मतलब क्या है, किसको किसको स्टेट कहा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। मतलब सेंटर को भी स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट है ही, लोकल गवर्नमेंट को भी स्टेट, उसके अलावा जो पब्लिक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी ही कहने वाला, उसको भी स्टेट कहाँ कंसीडर किया गया, वो सब चीज डेफिनेशन आर्टिकल 12 में। 13 ये है, 14 से तो पता ही है सब शुरू, 14 से लेकर 35 तक। मैं अभी वो नहीं बोलूंगा, अभी इसमें चलते हैं। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट के साथ तालमेल नहीं है और इसके अगेंस्ट है, डेरोगेशन में है, विपरीत है, उसके रिगार्डिंग देखें। एक क्या है, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसा कानून जो भारत के क्षेत्र में इनफोर्स में था, कब? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब से स्टार्ट हुआ? 26 जन 1950 से। इससे पहले से भी अगर कोई कानून है यहाँ इनफोर्स है, ठीक है, उस कानून के बारे में भी चर्चा है, पहले से भी जो है उस कानून को भी रेफरेंस लेकर बोला गया है। ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस। वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी, हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया,
कुछ मुझे अच्छा मिला देन ओनली, कोई कंपल्सरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr.and विकास_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, में पता नहीं। ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC